आप लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो जानते ही होंगे। मेरी जो दादी थी वो दूसरी कास्ट से थी, वो छोटी जात से थी, लेकिन आज भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया अगर देखा जाए। उनका पोता जरूर बॉलीवुड एक्टर बन गया, पर लोगों का व्यवहार बदला नहीं। ये है एक बहुत पॉपुलर मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का पेज। इस पर आपको दिखेगा सर्च बाय कास्ट फीचर, जो हमें दिखाता है कि मुस्लिम समाज में शादी के लिए भी कास्ट जानना बहुत जरूरी है। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक मुस्लिम मोहल्ले में ये एक रोड है। कोई ये दीवार क्यों खड़ी करेगा रोड पर? ये राकेश है जो मुंबई में एक बस्ती में रहते हैं। जब लोग उनका नाम पूछते थे ना, तो उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। बोले तो अभी इंट्रोडक्शन के लिए पहले सरनेम पूछते। मैं बोला मेरा नाम राकेश है। राकेश क्या? क्योंकि वो हिंदू समाज के दलित कास्ट से थे। कास्टिज्म से तंग आकर उन्होंने एक फैसला लिया कि वो इस्लाम अपनाना चाहते हैं। चेहरे पे नजर आता था हम ऊंचे हैं, तुम नीचे हो, ठीक है हम इधर आ जाते, इधर सब ऊंचे सब बरोबर। और इसी तरह राकेश बन गया अली। और इस चीज में अली कोई अकेले नहीं है। 2020 में कोयम्बटूर में 430 से ज्यादा दलित ने डिसाइड किया कि वो इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 430 दलित लोग, कुल 3000 दलितों ने भी इस्लाम कबूलने का किया है। तमिलनाडु की थेनी डिस्ट्रिक्ट में वीर लक्ष्मी रहीमा बन गई। न्यूज इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो कास्टिज्म से तंग आ गई थी। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में एक डोमिनेंट कास्ट थी, थेवर, और वो लोग उनको बहुत परेशान करते। जैसे एक दिन उस समाज के लोगों ने उनके पति को पीट दिया। वो कहती कि उनके पति उनके रिश्तेदार को एक डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। जब वो वापस लौटे तो डोमिनेंट कास्ट के 30 लोग उनके एक दूसरे सदस्य को पीट रहे थे। जब उनके पति ने इस चीज को रोकने की कोशिश करी, उस ग्रुप ने उल्टा उनके पति को अटैक किया, सर पे मारा और वो 10 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए। इसलिए वीरा लक्ष्मी ने कहा कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने लास्ट पब्लिक लेक्चर में कहा था कि उनके धर्म में एक अरब एक नॉन अरब से ऊंचा नहीं है, या फिर एक नॉन अरब अरब से ऊंचा नहीं है। एक सांवला आदमी एक काले आदमी से ऊंचा नहीं है, और एक काला आदमी सांवले आदमी से नहीं। इस्लाम में इक्वालिटी है, पर ये कहानी का ट्रेलर ही है। उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया कि इस्लाम में जब जाएंगे तो हमको बराबरी का हक मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद भी जो मुसलमानों के मनोवादी लोग थे, कई केसेस में कन्वर्जन एक्चुअली कास्टिज्म को दूर नहीं करती, क्योंकि आप में से कई लोग जानते नहीं होंगे, पर इस्लाम में भी कास्टिज्म है। आप कोई और रिलीजन में हो जहाँ पे आप दलित हो और आप कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए, तो भी आपके साथ वो छुआछूत, वो डिस्क्रिमिनेशन जाता नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम के बारे में कई लोग बात नहीं करते। पॉलिटिशियंस हो या फिर न्यूज चैनल्स। केरला स्टोरी के बारे में तो कई बातें हुई। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। पर उन लोगों का क्या जो कन्वर्ट करते हैं पर फिर भी कास्टिज्म का शिकार रहते हैं। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम कैसा है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मुस्लिम समाज में। हमारी सारी सोर्सेज डिस्क्रिप्शन पे एक लिस्ट बना दी है, तो अगर आप ज्यादा गहराई में जाना चाहते हो आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हो। और हैदराबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। पिछले साल बीजेपी की हैदराबाद ऑफिस में एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था बीजेपी की स्ट्रैटेजी बनाना आने वाले कई स्टेट इलेक्शंस के लिए। पर मीटिंग के बाद मानो मीडिया में खलबली मच गई थी। पार्टी की अल्पसंख्यक शाखा ने मुस्लिमों के सबसे पिछड़े पसमंदा मुसलमानों तक पहुंचने का खाका तैयार कर लिया है। सभी लोग एक टर्म के बारे में बात करने लगे, पसमंदा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी को रिपोर्टेडली कहा कि वो पसमंदा मुस्लिम्स को बीजेपी का वोटर बनाने की कोशिश करें। पर कई लोग कंफ्यूज हो गए। हिंदू समाज के लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोग भी कंफ्यूज थे। जैसे जब आमिर खान जो दिल्ली के निवासी हैं, उनसे पसमंदा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, पसमंदा मैंने तो उसके बारे में सुना ही नहीं है। क्या बोला तूने? अरे ये तो छोड़िए। पार्टी मीटिंग के बाद कन्वर बसत अली जो बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के चीफ थे उत्तर प्रदेश में, जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर कोई पूछ रहा है, अरे ये क्या पसमंदा ले आए। तो पसमंदा का मतलब क्या है, इस चीज को समझने के लिए हमें मुस्लिम्स का कास्ट सिस्टम समझना होगा। दिसंबर 2019 में गुजरात के गांधीधाम शहर में एक यंग लड़का अच्छे से पठानी सूट पहनकर चाय पी रहा था, पर अचानक से 2 लोग बाइक पर आए और उस लड़के के साथ बहस करने लग गए। उन 2 लड़कों ने उस बेचारे लड़के को पीटा, कपड़े फाड़े और कई गालियां बोली। क्यों? क्योंकि वो लड़का एक लोअर कास्ट से था और दूसरे लड़के अशरफ समाज के थे, जो ये मानते थे कि वो लोअर कास्ट लड़का पठानी सूट नहीं पहन सकता। इंडियन मुस्लिम्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इंडियन मुस्लिम्स के कास्ट सिस्टम पर सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है अशरफ को। कई स्कॉलर्स मानते हैं
कि अशरफ परिवार अपना वंश मुस्लिम कॉन्करर्स या फिर प्रॉफिट मोहम्मद तक ट्रेस करते हैं। अशरफ में भी कई तरीके के लोग हैं, जैसे सैयद जो कहते हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से हैं, शेख जो कहते हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के साथियों के परिवार से हैं, पठान जो अफगानिस्तान से माइग्रेंट्स थे, और मुगल्स जो सेंट्रल एशिया और ईरान से आए थे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अशरफ में वो लोग भी हैं जो एक जमाने में अपर कास्ट हिंदूज होते थे और फिर उन्होंने इस्लाम अपना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोअर कास्ट हिंदूज जब कन्वर्ट करते हैं तो वो लॉजिक तो समझ आती है कि वो कास्टिज्म से परेशान हो गए और वो इस्लाम में जाना चाहते हैं। ये अपर कास्ट हिंदूज ने क्यों डिसाइड किया कन्वर्ट करने का? ये है अलादिया खान, जो एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे और माना जाता है कि इन्होंने ही हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जयपुर घराना बनाया। पर अलादिया खान के पूर्वज एक्चुअली ब्राह्मण समाज से थे, अदिया गौड़ ब्राह्मण समाज से। एक जमाने में दिल्ली के पास एक प्रिंसली स्टेट होती थी जिसका नाम था अनूप शहर। इस प्रिंसली स्टेट में एक पंडित और म्यूजिशियन थे अलादिया खान के एक पूर्वज। पर एक जंग के दौरान अनूप शहर के राजा को दिल्ली के बादशाह ने पकड़ लिया था। अब अलादिया खान के पूर्वज राजा के दरबार में एक म्यूजिशियन थे, इसी वजह से वो दिल्ली तक गए और उन्होंने बादशाह के सामने परफॉर्म किया और उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उनको एक इनाम मिला। इनाम क्या था? इनाम में अलादिया खान के पूर्वज ने कहा कि आप मेरे राजा को कैदी मत रखो। बादशाह ने यह बात मान ली, पर एक कंडीशन पर कि अलादिया खान के पूर्वज को इस्लाम अपनाना होगा। इसी की वजह से अलादिया खान का परिवार ब्राह्मण समाज से मुस्लिम समाज में आ गया। और इनफैक्ट ये चीज इतिहास में कई बार हुई। जैसे ये है एक मकबरा जो दिल्ली के निजामुद्दीन में है। ये मकबरा है खाने जहां तेलंगानी का। पर एक जमाने में वो एक अपर कास्ट ब्राह्मण थे तेलंगाना से, जिनका नाम था गन्नम नायक। पर 14th सेंचुरी में उनको दिल्ली में एक कैदी बनाया गया, जहां उन्होंने इस्लाम अपनाया, मलिक मकबूल रखा, जिसके बाद उनको कई हाई पोजीशंस दी गई और अल्टीमेटली फिरोज शाह तुगलक की सरकार में वजीर बनाया गया। और जब ये अपर कास्ट हिंदूज इस्लाम में कन्वर्ट करते तो मुस्लिम समाज में भी उनको दर्जा ऊपर का ही मिलता। आज कई अशरफ्स या तो बड़े रिलीजियस लीडर्स बन गए जिनको उल्मा कहा जाता है, या फिर जमींदार है, या फिर बिजनेसमैन है। अशरफ समुदाय के नीचे आते हैं अल्जफ, जो या तो बुनाई का काम करते हैं, या फिर किसान है, या फिर छोटी मोटी ट्रेडिंग का बिजनेस है। अजलफ के नीचे आते फिर अर्जल, जिनमें वो लोग हैं जो दलित हिंदूज थे और कास्टिज्म से दूर जाने के लिए उन्होंने इस्लाम अपनाया। ये लोग यूजुअली ऐसे काम करते हैं जिनको हमारा समाज इतना महत्व नहीं देता, धोबी, चमार, नाई या फिर कसाई। अब मुस्लिम और हिंदू समाज बहुत ही अलग है, पर अगर आपको इस चीज को सिंप्लीफाई करना है तो अशरफ समाज ब्राह्मण जैसा है, अल्जफ वैश्य और शूद्र जैसा, और अर्जल मान लो दलित। अल्जफ और अर्जल मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़े हुए माने जाते हैं और उनको मिलाकर कहा जाता है पसमंदा। पसमंदा मुस्लिम्स का जो टर्म है वो पहली बार यूज किया था 1998 में एक फॉर्मर जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन अली अनवर अंसारी ने, जब वो मुस्लिम समाज में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे। तो जब आप पसमंदा मुस्लिम्स का शब्द सुनेंगे वो उन लोगों के लिए है जो मुस्लिम समाज में पिछड़े हुए हैं, जैसे दलित या फिर ट्राइबल मुस्लिम्स। पसमंदा एक्टिविस्ट कहते हैं कि 85% से ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में एक्चुअली पसमंदा है। अब इस सिस्टम को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है समझना, पर अनफॉर्चुनेटली हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। हर इंडियन स्टेट का सिस्टम इससे थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे केरला और तमिलनाडु में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता। जैसे कई स्कॉलर्स ने दावा किया है कि तमिलनाडु में अशरफ और अल्जफ समाज में कुछ भेदभाव नहीं है। मैटिसन माइंस जो एक प्रोफेसर है एंथ्रोपोलॉजी के, वो कहते हैं कि मुस्लिम समाज में जो डिवीजन है तमिलनाडु में वो कास्ट के बेसिस पर नहीं है बल्कि क्लास के बेसिस पर है। जैसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के मरकायर समाज से है, जो तमिलनाडु का एक उच्च समाज माना जाता है। ये कम्युनिटी तमिलनाडु के कोस्टल रीजन्स में पाई जाती है। उनकी लोकेशन की वजह से वो कई सदियों से ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, जिसका मतलब है कि पैसे की इस कम्युनिटी में इतनी कमी नहीं रही। दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं कि तमिलनाडु में मुस्लिम्स के बीच भेदभाव ना कास्ट का है और ना क्लास का है, बल्कि वो निर्भर करता है कि आपके पूर्वज कहाँ से थे। सबसे टॉप पर है वो मुस्लिम्स जिनके पूर्वज अरब थे, फिर आते हैं वो मुस्लिम्स जिनके पूर्वज तमिलनाडु से ही थे पर उन्होंने इस्लाम बाद में अपनाया, और दक्कनी मुस्लिम्स जो इंडिया के दूसरे भागों से तमिलनाडु आए। केरला की बात करें तो उधर तो मुस्लिम की दूसरी कैटेगरी है, थंगल्स, अरबीज, मलाबरी और ओसन पुसलन। थंगल और अरबीज अपर कास्ट मुस्लिम्स है, क्योंकि कहा जाता है कि थंगल्स का वंश प्रॉफिट मोहम्मद से है
और अरबीज का वंश अरब के लोगों से है, जबकि ओसान और पुसलन जो नाई और मछियारे हैं उनको पिछड़ा हुआ माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि केरला या फिर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और बिहार की मुस्लिम सोसाइटी में इतना डिफरेंस क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि मुस्लिम समाज में कोई क्लियर कास्ट डिवीजन है नहीं, क्योंकि मुस्लिम्स कहते हैं कि इस्लाम के हिसाब से कुछ कास्टिज्म नहीं है। जैसे कांग्रेस लीडर यूसुफ अहमद अंसारी ने कहा, पसमंदा जैसी कोई कम्युनिटी ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि मुस्लिम समाज में कास्ट है। ये इसलिए है क्योंकि इस्लाम की टीचिंग्स में इक्वालिटी की बात करी जाती है, कास्ट की नहीं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में। पर अनफॉर्चुनेटली चाहे इस्लाम में ना हो पर मुस्लिम समाज में जरूर कास्टिज्म है। एक और अलग चीज है जो मुस्लिम समाज की, वो है कि आप उनके सरनेम देखकर कास्ट बता नहीं पाएंगे। कई मुस्लिम कम्युनिटीज ने अपना सरनेम चेंज कर दिया है ताकि उनका समाज में रिस्पेक्ट बढ़ जाए। ऐसे कई वर्किंग क्लास परिवारों ने अरबिक सरनेम जैसे अंसारी, सलमानी, कुरैशी और जुबैरी अडॉप्ट कर दिया है। ये इसलिए है क्योंकि अंसारी और कुरैशी सरनेम्स उच्च मुस्लिम परिवारों के सरनेम्स थे। ऐसा ही टाइटल है खान। कई मुगल एम्परर्स अपने ऑफिशियल्स को टाइटल देते थे उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से। अंग्रेजों ने भी ऐसा ही ट्रेडिशन कंटिन्यू किया जब उन्होंने लोगों को खान, खान बहादुर या फिर खान साहिब का टाइटल दिया। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि किन लोगों के परिवार का नाम खान था जबकि किन लोगों को खान का टाइटल दिया गया। अब चाहे कई इंडियन स्टेट्स में डिफरेंस हो पर कई स्कॉलर्स मानते हैं कि ये अशरफ, अजलफ और अर्जल कैटेगराइजेशन हम मुस्लिम समाज के लिए ब्रॉडली यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट कई सरकारी कमिटीज ने भी इसी कैटेगराइजेशन को यूज किया है। जैसे 2005 की सच्चर कमेटी ने भी इस कैटेगराइजेशन को यूज किया था। और चाहे कई लोग बोले कि मुस्लिम समाज में कास्टिज्म नहीं है पर कई पसमंदा समाज के लोगों को आज भी डिस्क्रिमिनेशन से गुजरना पड़ता है। ये है एक बहुत पॉपुलर मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का पेज। इस पेज पर वापस से गौर डालिए। इस पर आपको दिखेगा सर्च बाय कास्ट फीचर, जो हमें दिखाता है कि मुस्लिम समाज में शादी के लिए भी कास्ट जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि खान साहब कहेंगे अंसारी हमसे नीचा है और अंसारी धोबी के यहाँ नहीं करेगा, कहेगा कि धोबी हमसे नीचा है। धोबी फकीर के यहाँ नहीं करेगा, कहेगा ये हमसे नीचा है। इसी वजह से आपको कई मैट्रिमोनियल एड्स मिलेंगे जो कास्ट की बात करते हैं। मरकंदे काटजू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर जज ने एक इंसिडेंट के बारे में बात करी जहां उत्तर प्रदेश के बंदा शहर में एक मुस्लिम लड़की थी जो एक जमाने में राजपूत कम्युनिटी से थी पर उन्होंने इस्लाम अपना लिया। ये लड़की एक दलित हिंदू मैजिस्ट्रेट के साथ प्यार में पड़ गई। उस लड़के ने डिसाइड किया कि वो इस्लाम अपना लेगा ताकि वो लड़की से शादी कर ले। पर लड़की के परिवार वाले ने उस मैजिस्ट्रेट लड़के को बोला कि अगर उसने उनकी लड़की के साथ शादी करने की कोशिश करी तो वो उसको मार देगी। उनका कहना था हमने अपना धर्म जरूर बदला पर कास्ट नहीं, जिसका मतलब कि धर्म चेंज कर लो आप पर आपकी कास्ट आपको नहीं छोड़ेगी। आप लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो जानते ही होंगे। मेरी जो दादी थी वो दूसरी कास्ट से थी, वो छोटी जात से थी और बाकी बड़े लोग थे, लेकिन आज भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया अगर देखा जाए। उनका पोता जरूर बॉलीवुड एक्टर बन गया पर लोगों का व्यवहार बदला नहीं। कितने भी बड़े आप हो जाओ लेकिन वो अभी भी उनकी शान समझी जाती है। और ये चीज शादी तक सीमित नहीं है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इस इंस्टीट्यूशन में धर्म का कभी मुद्दा नहीं था बल्कि मेरी कास्ट का था। ये लिखा गया एक ब्लॉग में जून 2019 में, जिसके बारे में मुस्लिम समाज में बहुत चर्चा हुई। AMU की स्टूडेंट ने कहा कि उन्होंने अपनी कास्ट कभी किसी को बताई नहीं कॉलेज में। वो कहती है कि मेरी एक दोस्त जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से थी उसके साथ अपर कास्ट स्टूडेंट्स बात ही नहीं करते थे। और ये कास्टिज्म बस स्टूडेंट्स नहीं करते थे, प्रोफेसर्स भी कई बार पूछे थे कि तुम्हारी कास्ट क्या है, अच्छा अब्बा क्या करते हैं, उनका सरनेम बताओ। प्रोफेसर्स ये मान लेते थे कि जो लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं। बच्चों के खिलाफ तो छोड़ो, कई अपर कास्ट प्रोफेसर्स लोअर कास्ट प्रोफेसर्स के साथ भी भेदभाव करते थे। उस ब्लॉग में उस बच्ची ने बताया, AMU के एक एक्स स्टूडेंट अब्दुल्ला मंसूर ने कहा कि आप एक कास्टिज्म इस चीज से भी देख सकते हो कि AMU का कोई भी वाइस चांसलर मुस्लिम समाज के कोई पिछड़े ग्रुप से नहीं आया। कई बार ये डिस्क्रिमिनेशन बद से बदतर हो जाता है और इसका अंजाम होता है अनटचेबिलिटी। शेख सैयद जो लोग हैं बड़े खानदान के हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, तो अभी तक अपने घर में बैठने भी नहीं देते हैं साथ में। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक मुस्लिम मोहल्ले में ये एक रोड है। इस तस्वीर को एक और बार देखो, आपको दिखेगा कि रोड को डिवाइड करने के लिए एक दीवार बनाई गई है, जिसकी वजह से रोड इतनी पतली हो गई है कि कोई गाड़ी नहीं जा सकती। अगर गाड़ी जा नहीं सकती तो इस रोड का क्या काम हुआ? कोई ये दीवार क्यों खड़ी करेगा रोड पर? क्योंकि इस मोहल्ले में दो कम्युनिटीज है, अपर कास्ट शेख और लोअर कास्ट अंसारी। एक रात एक अंसारी परिवार के घर में शादी थी पर दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई। जो शेख समाज के लोग थे उनको पसंद नहीं आया कि एक अंसारी परिवार में शेख की तरह धूमधाम से शादी हो रही। इसी वजह से दोनों ने एक दीवार बना दी अपना बंटवारा करने के लिए। ये तो बस दीवार की बात है, पर कई अपर कास्ट मुस्लिम्स अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस करते हैं। मुसलमान सब एक इस्लाम के मानने वाले हैं
मगर उस मस्जिद के अंदर से बाहर निकलिए, इस्लाम चला गया इधर और वो क्या बोलता है शोषण आ जाता है आगे में। एक स्टडी ने दिखाया कि कई दलित मुस्लिम्स को नॉन दलित्स अपनी शादियों में नहीं बुलाते, और बुलाते भी हैं तो उनको अलग बैठने के लिए बोला जाता है। कई बार उनको बोला जाता है कि एक बार अपर कास्ट लोग खाना खा लें तब आप खा लेना। कई बार अलग प्लेट्स भी यूज करी जाती है, और यही डिस्क्रिमिनेशन स्कूल्स में भी होता है कि हम स्कूल वगैरह जाते तो हमें पीछे बिठाते थे, आगे नहीं बढ़ने देते थे हमें। उनका भी सोचते थे कि हम आगे निकल जाते, नहीं निकलने देते हमें। मध्य प्रदेश में कब्रिस्तान अलग है और बिहार में भी। हमारे गांव में खुद कब्रिस्तान अलग है, हमारे पमरिया कब्रिस्तान अलग है, मंसूरी कब्रिस्तान अलग है, सैयदों कब्रिस्तान अलग है, धुनिया कब्रिस्तान अलग है, और लोग कहते हैं अनटचेबल नहीं है। केरला में भी, जहाँ ये सिस्टम चाहे ना फॉलो किया जाए, पर उधर भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। 31 साल के शिहाब के 2 हेयर सैलून है केरला के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में। पैसा वो अच्छा कमा रहे, पर वो कहते कि कई मौलाना उनके घर में खाते नहीं। क्यों? क्योंकि शिहाब उसान कम्युनिटी से है। शिहाब कहते कि मेरे पास पैसा जरूर है, पर पैसा मेरी कास्ट आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो बनाने में हमने कितनी रिसर्च करी है। 60 से 80 घंटे लगते हैं ऐसी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। उसके बाद भी कई बार YouTube ने हमारा वीडियो या तो डिलीट कर दिया या फिर वो एज रिस्ट्रिक्ट हो गया। इसी वजह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हमारा काम अच्छा लगे, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हमारी ग्रोथ हो सके। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है। अब आगे बढ़ते हैं। 2004 में बीजेपी की सत्ता थी बिहार में। उस समय कई मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स ने बीजेपी ज्वाइन करी क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। जब एक जर्नलिस्ट ने कुछ पिछड़े हुए लोकल मुस्लिम से इस चीज के बारे में पूछा तो उनका ये जवाब था। दोनों तरफ से, उधर के फॉरवर्ड और इधर के फॉरवर्ड मिलकर के इस किस्म का संगठन बनाते हैं। एक दूध गर्म करता है, दूसरा उसमें जोरन डालता है और सांप्रदायिकता का दही जमा करके राज करना चाहते हैं। ये दोनों तरफ के फॉरवर्ड लोग। जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन अली अनवर कहते हैं कि पिछड़े हुए मुस्लिम्स का ना ही रिलीजियस और ना ही पॉलिटिकल बॉडीज में ढंग का रिप्रेजेंटेशन है। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में अशरफ मुस्लिम्स की डोमिनेशन है, और ये हम पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं। अगर हम 50 साल का डेटा देखें लोकसभा इलेक्शंस का, तो अशरफ मुस्लिम्स की 2.1% पॉपुलेशन है, पर उनको सीटें मिली 4.5%, जबकि पसमंदा मुस्लिम, जिनकी पॉपुलेशन 11.4% है, उनको बस 0.8% सीट्स मिली है। इसी वजह से कई पसमंदा एक्टिविस्ट ने आर्ग्यू किया है कि उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाए। 1990 में करीब 85% लोअर कास्ट मुस्लिम्स को ओबीसी का स्टेटस मिला था, पर शेड्यूल कास्ट का नहीं, क्योंकि 1950 में इंडियन सरकार ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट का स्टेटस बस हिंदूज को मिलेगा। अब ओबीसी क्लासिफिकेशन से पसमंदा मुस्लिम्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन मिल जाती है, पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं। इसी वजह से वो शेड्यूल कास्ट स्टेटस की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। अब ये जरूर है कि कई दलित मुस्लिम्स की समस्या है हिंदू दलित की तरह है, पर हिंदू और मुस्लिम कास्टिज्म में अंतर भी है। जैसे कई स्कॉलर्स ने कहा है कि कास्टिज्म मुस्लिम समाज में इतना ठोस नहीं है जितना हिंदू समाज में देखा गया। वो दावा करते हैं कि मस्जिदों में आपको कास्टिज्म नहीं दिखेगा। जात पात एक ही जगह नहीं है कि मस्जिद जहाँ पर हम लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं वहाँ पर कोई जात पात नहीं है। वहाँ पर इसीलिए बना लिया गया है कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, एक साथ पढ़िए, और एक साथ और कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरियन यूसुफ अंसारी का दावा है कि आपको सभी कास्ट के लोग एक साथ नमाज पढ़ते हुए मिल जाएंगे किसी मस्जिद में, पर सोशियोलॉजिस्ट तनवीर फजल इस बात से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि चाहे आपको दलित मुस्लिम्स मस्जिद में मिल जाए, पर नमाज के दौरान वो सबसे पीछे खड़े होंगे। कई लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज में कास्टिज्म नहीं है, हमारे कई इमाम लोअर कास्ट से हैं, पर इसके पीछे भी एक कारण है। वो ये है कि कई हायर और मिडिल क्लास मुस्लिम्स मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जबकि कई लोअर क्लास के मुस्लिम्स को मदरसे में पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो इमाम बन जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि कई लोग ये दावा करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी कास्टिज्म के बारे में बात नहीं करी, और इसी चीज के लिए मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूँ इस्लाम का। ये है अरेबियन पेनिनसुला, जिसको इस्लाम की मातृभूमि मानी जाती है। 7वीं सदी में अरब समाज ट्राइब के बेसिस पर बटा हुआ था। कुछ ट्राइब थी जो बहुत पावरफुल थी, जैसे कुरैश, जबकि दूसरी ट्राइब थी जैसे खजराज, इनके पास इतनी पावर नहीं थी। इसी समय प्रॉफिट मोहम्मद लोगों को प्रीच करने लग गए। वो खुद कुरैश ट्राइब से थे, जिसका हाई स्टेटस था, पर वो बोलने लग गए कि उनके समाज में कुछ भेदभाव नहीं होगा। इसी वजह से वो लोग जिनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा था समाज में, वो प्रॉफिट मोहम्मद की बातों से बहुत अट्रैक्टेड हो गए। तो अब सवाल है कि इस्लाम इधर से, इस्लामिया में तमाम इंसान बराबर है, इनमें कोई ऊंच नीच नहीं, याद रखिए। इधर कैसे पहुंचा? अर्थ नहीं है कि मुसलमानों में कास्ट सिस्टम नहीं है। मुसलमानों में कास्ट सिस्टम है,
दलित मुसलमानों के साथ में अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता है? इसके बारे में भी दो थ्योरीज है। पहली थ्योरी है कि हिंदुइज्म में कास्टिज्म था, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज में भी कास्टिज्म का इन्फ्लुएंस आ गया। दूसरी थ्योरी है कि इस्लाम और मुस्लिम समाज में कई सालों से किसी न किसी तरीके का डिवीजन रहा ही है, चाहे इसको कास्टिज्म बोला जाए या नहीं। इसके लिए मैं आपको देना चाहता हूँ एक हिस्ट्री लेसन। प्रॉफिट मोहम्मद अरेबिया में 22 साल तक रहे, जहाँ उन्होंने इस्लाम की बात करी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। सुन्नीस का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद 4 खलीफा बने, जो मान लीजिए प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर्स थे। ये थे वो लोग जो इस्लामिक वर्ल्ड को रूल करेंगे। अबू बकर, उमर, उस्मान गानी और अली, इन चारों खलीफा में एक चीज कॉमन थी कि ये चारों कुरैश ट्राइब से थे। इसीलिए कई स्कॉलर्स मानते हैं कि इसी समय से कुरैश ट्राइब की डोमिनेशन स्टार्ट हो गई थी इस्लाम में, और इस्लाम में भेदभाव स्टार्ट हो गया था। इसी समय इस्लाम फैल रहा था क्योंकि कई अरबिक लोग दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन कर रहे थे, जिसमें से एक एम्पायर था पर्शियन एम्पायर। ये है मिडिल ईस्ट का मैप। 7वीं सदी में जब प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम के बारे में लोगों को बता रहे थे, उसी समय ईरान में एक पर्शियन एम्पायर था। ईरान का समाज 4 ग्रुप्स में बटा हुआ था। पहला था रिलीजियस ग्रुप, फिर था वॉरियर ग्रुप, तीसरा था सरकारी सर्वेंट्स, और चौथे थे किसान और शेपर्ड्स। अब एक्चुअली बोल सकते हैं कि ईरानियन समाज हिंदू समाज के बहुत सिमिलर था। जैसे जहाँ इंडियन किंग्स यूजुअली क्षत्रिय थे, ईरान में भी किंग्स वॉरियर क्लास से थे। इसी ईरानियन समाज में इस्लाम ने एक एंट्री करी, और आपको पता है कि क्या हुआ जब ईरानियन समाज इस्लाम से मिला? एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर गौस अंसारी ने इसका आंसर किया। ईरान में इस्लाम जरूर आ गया, पर ईरानियन समाज जिस तरह बटा हुआ था वो बंटवारा खत्म नहीं हुआ। जो डिस्क्रिमिनेशन ईरानियन समाज में था, मुस्लिम समाज में भी वो आ गया। ये बात थी ईरान की। अब आते हैं हिंदुस्तान में। ये है केरला में चेरामन जुमा मस्जिद, जो इंडिया का पहला और सबसे पुराना मस्जिद है। केरल के त्रिशूर जिले के मिठाला शहर की ये मस्जिद कोई मामूली मस्जिद नहीं है। माना जाता है कि ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद है। इस्लाम इंडिया में आया था 7वीं सेंचुरी में, जब मुस्लिम अरब ट्रेडर्स इंडिया के कोस्टल शहरों में रहने लग गए थे। चाहे इस्लाम इंडिया में आया 7वीं सदी में, पर नॉर्दर्न इंडिया में इस्लाम फैला 13वां सदी में, जब दिल्ली सल्तनत ने राज करना स्टार्ट किया। जब दिल्ली सल्तनत बनी, तब उन्होंने बात करी कि इस्लाम में बहुत इक्वालिटी है, जिस वजह से कई लोअर कास्ट हिंदूज इस्लाम से अट्रैक्ट हुए। पर जैसे हमने पहले बताया था आपको कि बस लोअर कास्ट हिंदूज ने कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि अपर कास्ट हिंदूज ने भी किया। और जो ईरान में हुआ वही इंडिया में हुआ। लोगों का धर्म बदल गया, पर सोसाइटल स्टेटस नहीं। वो अपर कास्ट हिंदूज जिन्होंने इस्लाम अपनाया, उनका मुस्लिम समाज में भी एक हाई स्टेटस हो गया। वो राजाओं के दरबार में एडवाइजर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, आर्मी ऑफिशियल्स या फिर मैनेजर्स बने। जबकि लोअर कास्ट हिंदूज जिन्होंने इस्लाम अपनाया, उनकी एक्चुअली जिंदगी इतनी बदली नहीं। वो लेबरर या फिर कर्मचारी का काम करते रहे। और ये डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम समाज में और बढ़ गया कई मुस्लिम रूलर्स की पॉलिसीज की वजह से। जैसे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 13वां सदी में राज किया। कई हिस्टोरियंस ने दावा किया कि सुल्तान ने किसी भी नीचे वर्ग के मुस्लिम को कोई हाई पोस्ट नहीं दी। इनफैक्ट एक इंसिडेंट में उन्होंने 33 लोग को अपनी पोस्ट से निकाल दिया, जब उनको पता चला कि वो निचले वर्ग के हैं। बादशाह अकबर, जिनके बारे में भी कई बातें होती हैं, उन्होंने भी एक कास्ट सोसाइटी बनाई। जैसे एक बार किसी लीडर ने उनका विरोध किया। बादशाह अकबर उनको मारना चाहते थे, पर उनको पता चला कि एक्चुअली उनकी कास्ट हाई है, इस वजह से उनको मारा नहीं गया। यही सिलसिला चला जब अंग्रेज इंडिया में आए। ये सेंसस ऑफ इंडिया हुआ था 1901 में। 307 के पेज में जाओगे, आपको दिखाई देगा कि इंडिया की पॉपुलेशन में अशरफ और शेख जैसी कैटेगरीज है। ये एक ऑफिशियल प्रूफ था कि मुस्लिम समाज कई कैटेगरीज में डिवाइडेड था, और कई मुस्लिम रिफॉर्मर्स ने इस चीज के बारे में बात नहीं करी उस समय। जैसे सर सैयद अहमद खान, जो AMU के फाउंडर है और जिनको मुस्लिम इंडिया का फादर बुलाया जाता है, उन्होंने भी कास्टिज्म दिखाया। जैसे डॉक्टर मसूद अलम फलाही, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खान की मेंटालिटी बायस थी और वो बस अपर कास्ट मुस्लिम्स की परवाह करते थे। इनफैक्ट दावा लगाया गया कि वो कई लोअर कास्ट मुस्लिम्स को बदजात बुलाते थे। कास्टिज्म का आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। 1947 तक AMU में स्टूडेंट्स को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता था, और सर्टिफिकेट में कई बार लिखा था कि ये सर्टिफिकेट कंफर्म करता है कि ये स्टूडेंट एक शरीफ खानदान या फिर एक अपर कास्ट का है। यही डिस्क्रिमिनेशन 21वीं सदी में भी मौजूद है। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई मुस्लिम समाज की रिपोर्ट जानने के लिए, और उस रिपोर्ट ने प्रूव किया कि मुस्लिम समाज में बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन है, पर अशरफ कम्युनिटी के कई लोगों ने इस डिस्क्रिमिनेशन को अभी तक माना नहीं। और ये डिस्क्रिमिनेशन बस इंडिया में नहीं है, टर्की में बस सैयद लोग ब्लैक टर्बन पहन सकते हैं।
यमन में अकदम समाज के लोग जो सफाई की जॉब करते हैं उनको अनटचेबल माना जाता है। तो चाहे प्रॉफिट मोहम्मद ने इक्वालिटी की बात करी हो, पर आज के मुस्लिम समाज में बहुत हद तक कास्टिज्म है। प्रोफेसर शफीउल्लाह अन्नीस ने कहा, इस्लाम दो है, एक जो आसमान में है और एक वो जो जमीन पर। जाति का फर्क, नस्ल का भेद, ये सब क्या तिल्स्म है। माना कि आसमानी इस्लाम में ये सब नहीं है। क्या इसी बात से तसल्ली कर लूं मैं? कई बार जब मैंने सोसाइटल मुद्दों की बात करी है हिंदू समाज के बारे में, चाहे वो कास्टिज्म हो या फिर दहेज हो, कई लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि ऐसी चीजें तो अंग्रेज लेकर आए, हिंदू समाज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले। अब चलो मान भी लें कि अंग्रेज ये प्रॉब्लम लेकर आए, तो क्या हम उसके बारे में कुछ करेंगे नहीं कि बस हम ये तसल्ली कर लें कि ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं करी, अंग्रेजों ने करी। यही लॉजिक मुस्लिम समाज के लिए भी लागू है। कुछ लोग ये जरूर आर्ग्यू कर लें कि ये कास्टिज्म की प्रॉब्लम हिंदू समाज से आई, हमारे धर्म में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो चीज मान भी ली तो क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहिए? इसलिए पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है एक्सेप्टेंस। और जब मुस्लिम समाज इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेगा, सोल्यूशंस की बारी भी आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, बहुत टाइम लगता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करना। अगर आप सोसाइटल इम्पैक्ट लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ये वीडियो थोड़ा सीरियस था, तो जाते जाते आपको थोड़ा लाइट वीडियो रेकमेंड करना चाहता हूँ। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटल मुद्दे पर है कि इंडियन शादियों में हम इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना।